कि रात में आप कहाँ थे? हम रात में जनकपुर थे। तो मटियानी में कुछ हुआ है, क्या हुआ है सो आपको पता है? हमको नहीं, हमको तो नहीं पता है क्या हुआ है, आप ही कहिए। तो उन्हीं के मुंह से हमने सुना था। तो जो आज कोई डिफरेंट वो स्थिति नहीं है। अभी भी आप सभी को पता है कि लोजपा पार्टी के अभी भी लोग जो है जन्म कैद का इस लोकतंत्र और गणतंत्र में लोजपा पार्टी के 4 अभी भी जो है मृत्यु दंड, उनको जन्म कैद का सजा जो दिया गया है। अगर मृत्यु दंड रहता हमारे कानून में, हमारे संविधान में, तो वो भी शायद उनको दे दिया जाता। घटना जिस दिन हुआ था तो ये गलत ढंग से जो है उन लोगों पर जो है मुद्दा चला के और फैसला भी हुआ है उनके विरुद्ध में। जो लाठी गोली बंदूक से जो है उनके पक्ष में ही फैसला हुआ सम्मानित अदालत के द्वारा। अदालत का हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए कि उसके आदेश को किसी न किसी तरह मानना पड़ता है, कि किसी को तो मानकर जो है चलना पड़ता ही है इस हिसाब से। लेकिन इसी तरह का क्रियाकलाप अगर होता रहा तो वो सम्मान भी घटेगा। तो चूंकि अभी हालांकि अभी पुनरावेदन का जो है समय है, पुनरावेदन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन रहने की अवस्था क्या है कि वे लोग जो है लुक छिप कर रहने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनको पकड़ते ही जेल में जाना पड़ेगा, ये अवस्था है। तो इस तरह की अवस्था जो है किस तरह से जो है मधेश की आज अवस्था क्या है? चूरे के बिना से मधेश पर जो है असर पड़ रहा है। बात मचाने वाले थे, इसीलिए इन पर जो है कार्रवाई किया जाता है। तो हम लोगों के लिए तो कहीं स्थान नहीं है। कहाँ स्थान है हम लोग? न विदेश में न स्वदेश में, क्योंकि उपनिवेशिक शासन है। उपनिवेश का अपना बोली नहीं होता है, अपना भाषा नहीं होता है। सत्ताधारी का बोली भाषा ही उसका भाषा होता है। अगर जनता की भाषा, जनता को बोली थोड़ा भी समझने की आदत होती तो इस तरह की घटना नहीं होता, इस तरह की उपेक्षा नहीं होता। अभी भी जो है उपेक्षा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे लिए। हम रोजगार में अभी भी पीछे हैं, नौकरी में अभी भी हम पीछे हैं। यहाँ तक कि पहले पहाड़ में जाते थे यहाँ के पढ़े लिखे लोग, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिलता था, पढ़ाने के लिए शिक्षक बनकर जो है जाते। अब वो भी बंद है, वहां भी नहीं, शिक्षक में भी अब मिलना मुश्किल है। ये हालत है। और चीज में तो क्या, तो कितने कष्टमय वातावरण में बाहर जो है हर एक महीना में कुछ न कुछ लाशें जो है बाहर से आती है। वो लोग कमाने के लिए, अपना जीवन रक्षा करने के लिए, देश में भी असुरक्षित कोई न कोई मुद्दा का शिकार बना दिया जाता है। कभी हाथ हथियार का, तो कभी कोई मनगढ़ंत मुद्दे। सारे के सारे अधिकांश नवयुवक वो मिलते, पासपोर्ट मिलते ही, नागरिकता मिलते ही चल देते हैं यहाँ से बाहर, जीवन के खोज में, नौकरी के खोज में। सम्मानीय राष्ट्रपति जी, हमारा ये कंप्लेन नहीं है, हमारा ये निवेदन है। जरूर आपके जो शासक लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों को जो अर्थ मंत्री हैं, ये भी है कि इस बार और अभी भी हमारा कोई प्रोजेक्ट जो है अर्थ मंत्रालय से नहीं डाला जाएगा। जितना भी हम लिख कर देते हैं कोई फर्क। अभी भी 7 प्रोविंस में सबसे कम बजट मधेश के लिए है। कौन देखेगा? प्रधानमंत्री से बोले, अर्थ मंत्री से बोले, कोई सुनवाई नहीं है। इस बार भी नहीं मिलेगा कुछ। मैं आप लोगों को अभी कहता हूं, बार बार विरोध करने पर भी, बोलने पर भी, मिलने पर भी, सभी से जो जिम्मेवार व्यक्ति है उनसे जो है मिलकर मैं इन चीजों को सामूहिक रूप से रखता हूं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी के द्वारा सुनवाई नहीं होता है। तो इसीलिए अगर यही अवस्था रहा, आप क्यों खड़ा है, बैठिए, आपको ज्यादा बोल रहे हैं तो धन्यवाद है बोलने के लिए, आप अवसर दिए। और यही कहा कि मैं अपना जो निवेदन है आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग सोवरेन हैं। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, इसीलिए आप जरूर इस चीज़ पर, हमारे निवेदन पर जो है गौर करेंगे। और अंत में इतना कहते हुए
मैं बहुत आभारी हूँ हमारे मेयर साहब का, क्योंकि उन्होंने कमती में हमको तो समय दिए, तो इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और राष्ट्रपति जी को यो ऊ सानो ठुलो माछा होस् भ्यागुता होस् त्यसमा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन। माननीय सभामुख महोदय, चेक अनादरको विषय आज विकराल विषय बनेको छ। यसको सम्बोधनको लागि सरकारले कानुन ल्याउनु अत्यावश्यक थियो, तर यसबाहेक संशोधनमा समेटिनुपर्ने अन्य धेरै विषय थिए, जसमध्ये डिजिटल भुक्तानीको कुरालाई यस संशोधनमा समेट्न नसकेको देखियो। जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। आजको संसार पेपरलेस ट्रान्ज्याक्सनतिर उन्मुख छ। सरकारले नै पेपरलेस गभर्मेन्टको नारा बेला बखत लगाउँछ, तर हाम्रो सरकार हाम्रो कानुन अझै कागजभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएको छैन। आज डिजिटल संसार हाम्रो अभिन्न अङ्ग बनेको छ। पछिल्लो समय मैले कहिले चेकबाट कारोबार गरेको भन्ने कुरा नै मलाई याद छैन। अहिलेको समाज बिस्तारै क्यासलेस समाजमा परिणत हुँदैछ। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, अनलाइन पेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट जस्ता ब्याङ्किङ भुक्तानीका माध्यम हाम्रो दैनिकी जस्तो भइसकेको छ। आज आम नागरिकको खल्तीमा भएको पर्सलाई डिजिटल वालेटले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ। तर पनि यसबाट हुन सक्ने कसुरहरू जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङको सफ्टवेयरमा अनाधिकृत प्रवेश, डिजिटल वालेटको ह्याक, ओटिपीको दुरुपयोग, क्युआर कोडमा हेरफेर, फिसिङ मार्फत अनाधिकृत खाताको रकम जम्मा वा अन्य यस्तै अनाधिकृत ब्याङ्किङ प्रयोगको सम्बन्धमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। आज चेकभन्दा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग अधिक छ, तर यसको नियमन खोइ। नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालिएको ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कानुनको प्रभाव अध्ययन र प्रतिवेदन 2074ले समेत यस्तो प्रकारको अपराधहरू औँल्याइएको छ। प्रविधिको विकाससँगै भारत, बेलायत, अमेरिकामा बढेको साइबर अपराध मार्फत ब्याङ्क ठगीका उदाहरण दिँदै उक्त प्रतिवेदनले नेपाल समेत यस्ता गतिविधिबाट अछुतो रहन नसकेको देखाउँछ। तर हामी कहाँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ सम्बन्धमा कानुन स्पष्टताको अभावका कारण यस्ता प्रकारका मुद्दा कमजोर देखिन्छन्। हालसम्म मुलुकी अपराध संहिता 2074 अन्तर्गतको ठगी, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 जस्ता कानुन मार्फत यस सम्बन्धमा मुद्दा चल्दै आए तापनि प्रत्यक्ष ब्याङ्कसँग जोडिएका यो कसुर सम्बन्धमा हालको संशोधन व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ चेक बााउन्सकै लागि मात्र संशोधन ल्याउनु अपूर्ण देखिन्छ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्ने हो भने समाजमा ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको नयाँ प्रकृतिका कसुरहरूलाई पनि समेट्नु उचित देखिन्छ। अन्यथा हामी समाजमा कम प्रयोग गर्दै गएको कागजी कारोबारलाई समेट्न कानुन संशोधन गर्दै जान्छौँ, तर समाजमा प्रयोग बढ्दै आएको डिजिटल कारोबारलाई बिर्सिँदै जान्छौँ, जसले हामीलाई अझ पछाडि राख्छ र अपराधीलाई अगाडि राख्छ। तसर्थ यसमा ध्यान दिन सरकारलाई